हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हमसफर राहुल रजवन। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपका अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स का जो एक चैप्टर है विकिरण एंड द्वैत प्रकृति, ठीक है, उस चैप्टर को काफ़ी टफ मानते हैं लोग, लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, बोर्ड में किस तरीके से लिखे, कितना लिखे, मैं आज आपको बता रहा हूँ लिख कर। ठीक है, बोर्ड में उतना लिखना है और कैसे लिखना है उसको भी मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बात जो समस्या है आपका, ये आप समझ नहीं पाते कि कितना लिखा जाए। ढेर सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितना लिखेंगे। ठीक, तो इस बात को से आप घबराएंगे नहीं कि कितना लिखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, फिजिक्स में जो डिमांडेड होता है, जो लास्ट के चैप्टर होते हैं मॉडर्न फिजिक्स, बच्चा शुरू से पढ़ता जाता है तो उसे शुरू के चैप्टर अच्छे से याद होते हैं। बाद में तमाम टीचर क्या करते हैं, बाद के चैप्टर को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी समेट देते हैं, खत्म कर देते हैं, जो समझ में आपको नहीं आता। तो इस बात को मेरी याद रखिएगा कि मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप फिजिक्स में काफ़ी अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल पे नए होंगे आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगा तो भी लिखिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है उसे भी लिखिए कि और क्या अच्छाई की जा सकती है आपके साथ, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, आइए हम चैप्टर को। हेलो स्टूडेंट, हाँ, हम सीखते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। जो इसमें सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको दिख रहा है, मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही प्रश्न है। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कभी कभी एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। और इसमें देखें प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, तो कभी कभी जिसे ये पूछ लिया जाता है क्या है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ये लघुत्तरी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर जब भी दीर्घ उत्तरी में पूछेगा तो आई तीव्रता और न्यू आवृत्ति का प्रकाश ना, डब्लू माने होता है कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पे पड़ता है प्रकाश, विद्युत धारा, संतृप्त धारा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान किस प्रकार परिवर्तित तो होगा जब समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश आपतित हो, समान आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न तीव्रताओं के प्रकाश आपतित हो। ये दोनों एक दूसरे दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर आप देख रहे हैं समान तीव्रता, भिन्न भिन्न तीव्रता, भिन्न भिन्न आवृत्ति, समान आवृत्ति। जब तीव्रता समान होगा तो भिन्न भिन्न आवृत्ति होगी, और समान आवृत्ति होगी तो भिन्न भिन्न तीव्रता होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, और आपको सीखना चाहिए। काफ़ी ना कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इस काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के हम आपको सिखा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ भाई, तो सीखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या कभी कभी बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, ये क्या होता है इसको सीख लेते हैं। कह रहे हैं जब किसी धातु के तल पर, बच्चे क्या करते लिख देते हैं जब किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ नहीं, कैसा पृष्ठ होना चाहिए, धातु का, जब किसी धातु के तल पर या पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक, उसे क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। ये रिवीजन है तो आपको पता ही होगा। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश आपतित होता है ना, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसे क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करती है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो यह लिखा है, या इसी को बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। जैसे आप जब फोटो खिंचवाते हैं, फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, जब आप मोबाइल से किसी चीज़ को क्लिक करते हैं उसे एक्चुअली में पिक्चर बोलते हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा, हाँ, या कहीं कहीं फोटो धारा बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे फोटो करंट। ठीक, समझे बात। जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या वैद्युत धारा क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े, बढ़ जाइए सर आगे। हाँ, नोट अगर हम देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए लघु तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दीर्घ तरंग के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। एग्जाम में आप इसे लिखिए या मत लिखिए,
ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लिखा क्या, इसे देख लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए लघु तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, जो छोटे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसका मतलब ये है कि जिनका तरंग दैर्ध्य कम होगा वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अधिक उपयोगी हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, या तो जिनकी आवृत्ति उच्च हो, आवृत्ति उच्च हो और तरंग दैर्ध्य निम्न हो, वो क्या होते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए प्रभावी होते हैं। यहाँ लिखा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, तो इसके कुल 5 नियम हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपको 4 याद है तो वहां मत लिख दीजिएगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तो प्रभाव के 5 नियम हैं, लिख दीजिएगा निम्नलिखित नियम है। ठीक है, पहला, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, जो इलेक्ट्रॉन निकलने की दर है वो धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर होगी वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, आगे बढ़े, हाँ बढ़ जाइए सर। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तीसरी तरफ चलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ठीक आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखो लिखा है ना, आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आवृत्ति बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखो लिखा ना, बढ़ता है। चौथा देखिए, ठीक, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ठीक है, यदि आपतित प्रकाश जो ठीक है धातु के तल पर प्रकाश आपतित हो रही है, गिर रही है, अगर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ठीक है, धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चातता नहीं होती। ठीक है, धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चातता नहीं होती। ठीक, मतलब जैसे प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, वैसे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। ये नहीं कि बहुत समय ले ले, खा पी ले तब निकले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई इसका भी देख लेते हैं। समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश आपतित होने पर, ठीक है, समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश आपतित होने पर जो प्रकाश विद्युत धारा होता है वो अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, अगर तीव्रता समान होगा तो विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे संतृप्त धारा हो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, दिख रहे हैं ना। लेकिन गतिज ऊर्जा में आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है और निरोधी विभव भी आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि गतिज ऊर्जा और विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है जबकि धारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ठीक, अगला देखिए, समान आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न तीव्रताओं के प्रकाश आपतित होने पर तो प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता बढ़ने पर बढ़ती है। अगर मैं तीव्रता बढ़ा दूंगा तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, चाहे संतृप्त धारा हो दोनों बढ़ जाएगी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी वो अपरिवर्तित रहेगी और निरोधी विभव भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो गतिज ऊर्जा हो और चाहे निरोधी विभव हो, ये हमारा डिपेंड किस पे करता है, आवृत्ति पर करता है। ठीक, आई बात समझे। आगे बढ़े, आगे बढ़िए सर। हाँ भाई, दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह लीजिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण एच न्यू बराबर हाफ एम ई स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट, या कभी कभी ऐसे पूछ देता है हाफ एम ई स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच कॉमन हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट को व्युत्पादित कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए।
देखिए कभी कभी इससे पूछ लेता है, किसी ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसे प्रकाश की कणात्मक प्रकृति द्वारा ही समझाया जा सकता है, तरंग प्रकृति से नहीं। प्रयोग के परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो पहले हमेशा लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हम पढ़ चुके हैं। ऐसा एग्जाम में मत लिख दीजिएगा कि हम पढ़ चुके हैं, मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। आई बस में, ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का क्वांटम अथवा फोटॉन मॉडल। ठीक है, प्रकाश का क्वांटम अथवा फोटॉन मॉडल। तो यह फिगर आप बना दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, फिगर देखो, ये फोटॉन गिर रहा है तो ये निकल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसे बोल देंगे, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा उसे बोलेंगे कार्यफलन। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से बस यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी लेता है सरफेस तक आने में, उसे क्या बोल देते हैं, कार्य फलन। इसके बाद जो एनर्जी बची होती है और लेकर बाहर निकल जाए उसे बोलते हैं ई के, गतिज ऊर्जा। ठीक, समझ बात। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा यचनीय होती है, जहाँ पर यच क्या है, प्लांक नियतांक है, तथा न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। ई बराबर यचनीय, एकदम सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे महान साइंटिस्ट, जिनका क्या नाम है, आइंस्टीन। ठीक, तो आइंस्टीन क्या कह रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आइंस्टीन के अनुसार जब न्यू आवृत्ति का कोई फोटॉन, देखो ये है ना, फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। जैसे गिरा तो अपनी सारी एनर्जी जो फोटॉन होगा सबको नहीं देगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देगा ना, उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है, और उसका स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो फोटॉन होता है उसका स्वयं का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, यह ऊर्जा यचन्यू दो प्रकार से व्यय होती है, देखो बताए थे ना अभी ऊपर चेष्टा। इस ऊर्जा का कुछ भाग डब्लू कार्यफलन इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है। कुछ भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है। दूसरा, शेष अन्य ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा ई के हाफ एम वी स्क्वायर प्रदान करने में व्यय हो जाता है। ठीक, ये दो जगह व्यय होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, यदि धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के हो तो एच न्यू बराबर डब्लू प्लस ई के। भाई एच न्यू गिरा था अभी, डब्लू इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आने में, मतलब कि सतह तक कितना खर्च कर देता डब्लू, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, ई के। सामने आप समीकरण एक, जहाँ पर एच न्यू धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा है। यदि ई इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा, यदि इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा कितना होगा, एच न्यू का मान धातु के कार्यफलन डब्लू से कम हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये फोटॉन के पास फोटॉन के पास ऊर्जा कितना हो, डब्लू से कम हो, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तो सतह तक आएगा ही नहीं, तो निकलेगा क्या यार। वही कह रहे हैं, एच न्यू का मान धातु के कार्यफलन से कम हो। अगर मैं थोड़ा सा और देखूं तो यहाँ से ऐसे देखूं, एच न्यू इज लेस देन कितना हो जाए, डब्लू, यही कह रहे हैं। तो क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यदि दी हुई धातु यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो तो कार्यफलन W बराबर एच न्यू नॉट तथा E माइनस का अधिकतम वेग V मैक्स हो तो E के बराबर हाफ एम वी मैक्स। ठीक, ये हो जाएगा। थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊँ अगर, तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यार इसको इधर भेज दो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर क्यों रहे, तो यहाँ से एच कॉमन कर लो, एच न्यू माइनस, यही प्रूव करना था। और इसी को क्या बोल देते हैं, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण।
इसी कारण वो क्या पा गए थे आइंस्टीन साहब, नोबेल प्राइज ना। फालतू में पा गए। हम लोग पढ़ना पड़ रहा है यार, है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। कह रहे हैं यदि धातु के सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो फोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जैसे मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो फोटॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे धातु से इलेक्ट्रॉन न के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जबकि अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलने की वो क्या आती है, बढ़ जाती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं, सॉरी, आवृत्ति पर। ठीक, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा हमेशा किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर नहीं। ठीक, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, डिपेंड करता तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। यदि ये देखिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान देहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर न्यू का मान यहाँ देखिएगा न्यू नॉट से कम है ये कह रहे हैं, तब तो उत्सर्जन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पांचवा अगर मैं देखूं, ठीक, कह रहे हैं धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई भी समय पश्चात्ता नहीं लगती। जैसे ही प्रकाश गिरा, एट दैट मोमेंट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, एग्जाम में बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा और कम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं बहुत लिखने लगे, आप 3-4 बार वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ भाई, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर में वो है द्रव्य तरंगे क्या है। ठीक, दे ब्रॉगली तरंग लैम्डा बराबर एच अपॉन पी का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। या कभी कभी पूछते हैं लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे होंगे आपका, काफ़ी प्रश्न है, कभी कभी इससे लघुत्तरी में प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ देखेंगे द्रव्य तरंगे या दे ब्रॉगली तरंगे। ठीक है, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक, तो दे ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंगे, दे ब्रॉगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगे या दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिमान होते हैं, तरंग की बात व्यवहार करते हैं, इन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंग करते हैं। जैसे कभी कभी अगर आप बाइक चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, बहुत तेज चलाने लगते होंगे तो आपको साइकिल हो गया या बाइक हो गया आपको हल्का महसूस होने लगता है। ठीक है, तो क्या करता है, तरंग की बात व्यवहार करता है उसी को ना। तो ये तो बहुत कम है, जब बहुत तेज गति करेंगे तो जाहिर सी बात है तरंग की बात व्यवहार करने लगता है, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, और दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र का व्युत्पन्न उसको भी सीख लेते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा, ये देखिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र का व्युत्पन्न। अब देखते हैं, प्रकाश के क्वांटम मॉडल से फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू। यदि फोटॉन का गतिक द्रव्यमान स्मॉल एम तथा प्रकाश की चाल सी हो तो आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत से ई बराबर एम सी स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर कर दो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। यदि फोटॉन का गतिक द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर एच न्यू पान सी स्क्वायर, भाई सी यूज करके तो भेज दो, एम बराबर एच न्यू पान सी स्क्वायर। फोटॉन का समय पी बराबर एम सी, एम देखेंगे एच न्यू पान सी स्क्वायर, तो एच न्यू पान सी स्क्वायर इंटू सी हो गया, तो सी सी कट जाएगा, एच न्यू बाई सी, चूंकि न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, अतः पी बराबर एच बाई सी, न्यू बराबर क्या हो जाएगा सी बाई लैम्डा, सी सी कैंसिल, तो पी बराबर एच बाई लैम्डा या लैम्डा बराबर एच बाई पी, ये हो जाएगा।
यह दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। अच्छा हाँ, कभी कभी आपसे देखेंगे तो पूछ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा के पदों में, तो गतिज ऊर्जा के पदों का सूत्र भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखो गतिज ऊर्जा के पद में, यदि स्मॉलियम द्रव्यमान का कोई कण कोण हम लिखे हैं यहाँ पर, कोई कण रहना चाहिए था, ठीक है। v वेग से गतिमान हो तो कण का संवेग p बराबर mv, p बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, ठीक। अतः गतिमान द्रव्य कण से संबंधित लैम्डा बराबर एच पान पी, अभी पीछे पड़े हैं, तो एच इज इक्वल टू एम वी। चूंकि कण की गतिज ऊर्जा अगर देखेंगे के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर और नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर पान टू एम हो जाएगा यहाँ से, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो टू एम के, तो एम वी बराबर अंडर रूट टू एम के हो जाएगा। अतः एम वी का मान समीकरण एक में देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी, तो एम वी का स्थान पर अंडर रूट टू एम के रख दो, बस खत्म। यही पूछते हैं बड़े प्रश्नों में, तो इसमें डरने की क्या जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जब भी देखेंगे आपसे पूछेंगे लघुत्तरी में द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, इनके अस्तित्व को दर्शाने वाले किसी प्रयोग का नाम लिखिए, द्रव्य तरंगों के 3 गुण लिखिए। द्रव्य तरंगे हम पढ़ चुके हैं, ऐसे एग्जाम में मत लिख देना हम पढ़ चुके हैं, उसका परिभाषा लिखना। आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसे डरिएगा मत, ठीक है। मेरे पास नहीं है, काफ़ी दूर है, लेकिन रात का काफ़ी समय है और मैं ये वीडियो रात को ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो द्रव्य तरंगों प्रायोगिक सत्यापन जो है डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से होता है, ठीक है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा चिड़िया उड़ती है ना, तो उड़ती हुई देखेंगे तब न मानेंगे, किसी कहने से मान लेंगे। वही एक्सपेरिमेंट का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन और जर्मर, जर्मर गाँव में कहते हैं ना, हाँ, तो उसका मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक। अब कह रहे हैं द्रव्य तरंगों का गुण, द्रव्य तरंगों गुण भी देख लो भाई। पहला, हल्के कण से बत देवरागली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है, लैम्डा बराबर 1/m। इसका मतलब जिसका मास कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, बस वही है। हल्के कण से देवरागली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है, बस खत्म। कम वेग से गतिमान कण से बद्ध देवरागली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है, क्योंकि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1/v। इसका मतलब ये है कम वेग से गतिमान कण से बद्ध देवरागली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दीर्घ होती है। ये देखो वेलोसिटी कम होगा तो ये बढ़ेगा। ये तरंगें वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती नहीं है, ठीक। ये आपके सामने है, 3 गुण हो गया, तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो इससे कोई घबराने वाली बात न थी, न है, न होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जो 1 नंबरी के लिए सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। तो लिखा है किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, देखिए कितने अच्छे से लिखा है, लिखा हूँ मतलब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। न्यू का मान न्यू जीरो से अधिक होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होगा। भिन्न भिन्न धातु के लिए देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, बस खत्म, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाइए, ठीक। अगला जो है वो क्या है भाई, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली तरंग दैर्ध्य का अर्थ समझाइए, ठीक। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, देखिए जब आवृत्ति होगी तो न्यूनतम होनी चाहिए, लेकिन जब तरंग दैर्ध्य होना चाहिए तब अधिकतम होना चाहिए, जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके या उत्सर्जित करा सके, उसे उस धातु की देहली तरंग दैर्ध्य, या इसका एक और नाम है संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य कहलाती है, उसको भी बोल सकते हैं संस्तब्ध आवृत्ति। तो इस बात को याद रखिएगा, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति, सॉरी देहली तरंग दैर्ध्य या संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य, क्योंकि कई चीज़ों को कई नाम, जैसे एक आप देखे होंगे एक ही व्यक्ति का
कई नाम होता है, तो ऐसे ही दिल्ली तरंगदारी का कई नाम होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इज लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा नॉट। भिन्न भिन्न धातु के लिए दिल्ली तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। ठीक, आगे बढ़े। किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन नाम से सुन रहे होंगे, वर्क फंक्शन। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के एक फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। किसी किसी बुक में देखेंगे W और किसी किसी बुक में देखेंगे 5 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। बस खत्म। ठीक है, आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। निरोधी विभव, संस्तब्धता विभव या अंतक वोल्टता से क्या तात्पर्य है? इसका मान किस पर निर्भर करते हैं? निरोधी विभव, ठीक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम विभव। ऋणात्मक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। याद रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। निरोधी विभव V0 का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति और फोटोसेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। कभी कभी जैसे जो जेईई मेंस या नीट का एग्जाम होता है उसमें पूछते हैं निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति या फोटोसेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। तो एक दो बार इस पर पूछा गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़िए। विकिरणों की द्वैत प्रकृति या कभी कभी बोल देते हैं दोहरी प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, एग्जाम में बस इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। विकिरण की द्वैत अर्थात दोहरी प्रकृति का अर्थ है कि तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति। ठीक, पहला और दूसरा करके लिख दीजिएगा। विकिरण में होने वाली कुछ घटना जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या विकिरण की तरंग प्रकृति मानकर की गई। व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो तरंग प्रकृति मानकर, जबकि कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव की व्याख्या विकिरण की कण प्रकृति मान की गई। अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकिरण में दोनों प्रकार के गुण विद्यमान है। अतः इसे विकिरण की द्वैत प्रकृति अर्थात दोहरी प्रकृति कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए आप। हाँ भाई, न्यूमेरिकल को देख लीजिए, ऐसे कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया, डिक्टो सेम। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक धातु का कार्यफलन 2.5 गुणे 10⁻⁻19 जूल है। यदि इस धातु में 6 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरणपुंज डाला जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, देहली तरंगदैर्घ्य तथा निरोधी विभव की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए, मैं हूँ ना। ठीक है, तो आपको दिया है कार्यफलन W 2.5 गुणे 10⁻⁻19 जूल। इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1.6 गुणे 10⁻19 जूल से भाग देना, वहाँ भाग देना पड़ता है। 10⁻19 10⁻19 कैंसिल, इससे इसका 2.5 में 1.6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपतित प्रकाश की आवृत्ति 6 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज। तो फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू, तो 6.6 गुणे 10⁻34, ठीक, और 6 गुणे 10⁻14, तो एच न्यू ये रख देंगे। एच का मान 6.6 गुणे 10⁻34 और न्यू का मान ऊपर दिया है 6 गुणे 10⁻14। ये हमारा जूल में आता, तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो 6 का गुणे इसमें करेंगे, 6 36 36 3 39 39.6 आ गया, 6 10⁻14 सॉरी 34 और यहाँ 14 है, -34 में से +14 ना 14 जाएगा तो 10⁻20 बचेगा। नीचे 10⁻19 ऊपर जाएगा प्लस होगा तो 10⁻1 बचेगा।
ठीक है, ये 10 नीचे आएगा तो 16 जाएगा, 39.6 डिवाइड करते 16 दूना 32, 7 6, ठीक है, 16 चौके 64, 7 इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू 2.47 1.56 ई के बराबर 0.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, आ गया। कभी कभी अच्छा, अब हम देखें निरोधी विभव, गतिज ऊर्जा तो आ गया, अब निरोधी विभव चलते हैं। तो अगर निरोधी विभव पर चले, हाँ निरोधी विभव हो जाएगा या संतत ई के बराबर क्या हो जाएगा, ई वी नॉट, ई वी नॉट ई के बराबर कितना है 10.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर लिखा गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो वी नॉट बराबर कितना जाएगा 10.91 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली तरंग डब्ल्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट बराबर एच सी बाई डब्ल्यू। एस सी का कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 2 3 7 5, 4 5 नहीं 7 5, वैसे 4 5 लिख देंगे तो कोई एरर जो होगा वो 2% से बहुत कम होगा ना, उसको हम नेग्लेक्ट मान लेंगे। लेकिन क्या होता है अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो लैम्डा बराबर सी अपॉन डब्लू, 1 2 3 7 5 डब्लू। और एक बात और, जो डब्लू है उसे हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तो 1.56 डिवाइड कर दो तो 7932.7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड है न्यूमेरिकल, बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देहली आवृत्ति देखते हैं, तो देहली आवृत्ति देखने के लिए अगर मैं देखूँ तो सी बराबर न्यू नॉट लैम्डा नॉट, तो सी कितना है 3 गुणे 10 घाते 8 न्यू नॉट, लैम्डा नॉट बराबर 7 9 3 2.7 गुणे 10 घाते -10 एंगस्ट्रॉम किस में चेंज कर दीजिए, नया है ना 10 घाते -10। अब न्यू नॉट 3 गुणे 10 घाते 8, इसको इधर भेज दो 7932.7 गुणे 10 घाते, ये ऊपर जाएगा तो 10 और 8 18, ठीक 7932, 1 2 3 4, ठीक। अगर 4 यहाँ से हम 3 यहाँ से हम 3000 आएगा, 4 निकाल लो तो 10 घाते 14, 4 जीरो लिख दो, देखो 1 2 3 4 डिवाइड कर दो 3.8 गुणे 10 घाते 14। और ये हमारा क्या है बोलो, देहली आवृत्ति। तो जो प्रकाश आपतित हो रहा है कितना है 6 गुणे 10 घाते 14, हट गया, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर्जित होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, इसके साथ संवेग की गणना कीजिए। हमेशा याद रखिए वी दिया है 500 वोल्ट, लैम्डा पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ये फार्मूला लागू होगा, अदरवाइज लागू होने वाला नहीं है। तो लैम्डा बराबर इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, तो वी कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 12.27 500 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 22.3 से डिवाइड कर दोगे 10.55 एंगस्ट्रॉम। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत होगा तो डेटा चेंज हो जाएगा, 500 वोल्ट के स्थान पर 400 वोल्ट 300 वोल्ट ऐसे चेंज हो जाएगा। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, ठीक है, इसे सॉल्व कर दो। अगर यहाँ दे देता है त्वरित प्रोटॉन तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया तरंग दैर्घ्य 10.55 एंगस्ट्रॉम आ गया। इलेक्ट्रॉन का संवेग P बराबर एम वी, तो एम वी का क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 के एम, और के बराबर क्या होता है क्यू वी, तो 2 QV तो अंडर रूट 2 क्यू मान इलेक्ट्रॉन है, तो 10.6 गुणे 10 घाते -19। वोल्ट कितना है 500 वोल्ट का है, मास कितना है 9.1 गुणे 10 घाते -31। सॉल्व कर दो, सॉल्व करके बाहर निकलोगे 12 गुणे 10 घाते -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बस खत्म। और आप इतना डरते रहते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पदार्थ की देहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो जहाँ देहली आ जाएगा वहाँ समझ जाइएगा लैम्डा नॉट है, ठीक। लैम्डा 5 ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू
एच सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट एच सी कॉमन कर लो, 1 बाई लैम्डा नॉट माइनस 1 बाई लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपन लैम्डा नॉट, 6.6 3 गुणे 10 घात माइनस 34, 3 गुणे 10 घात 8, और लैम्डा नॉट के स्थान पर 6000 गुणे 10 घाते माइनस, सॉरी 6000 गुणे 10 घाते माइनस 10, क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉम है, माइनस 5000 गुणे 10 घाते माइनस 10, नीचे 6000 गुणे 10 घाते माइनस 10, 5000 गुणे 10 घाते माइनस 10। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, 3 त्रिका 9, 3 छः 18, 3 छः 18 19, माइनस 34 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 26, 10 घाते माइनस 10 यहाँ से है, 10 घाते माइनस 10 यहाँ से कॉमन कर लो, 10 घाते माइनस 10, 6000 माइनस 5000, 6000 माइनस 5000 नीचे, अगर मैं यहाँ देखूँ 6 गुणे 10 घाते 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, 10 घाते माइनस 10 ये हो गया, 5 गुणे 10 घाते 3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते 10 घाते माइनस 3 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घाते माइनस 10 किए, 3 और 3 6, ठीक, ये देखेंगे 10 घाते माइनस 4 बच गया, ठीक, 10 घाते माइनस 26, ये इससे कटेगा, 10 घाते माइनस 22 बचेगा यहाँ से, 6000 में से 5000 जाएगा 1000, ठीक, बाकी सॉल्व कर देंगे, ये देखो 6×5 = 30 है ना, तो 30 आ गया, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बचेगा, 10 घाते माइनस 3 से डिवाइड कर दो, 6.63 गुणे 10 घाते माइनस 20 जूल, ठीक, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलते चलते, सॉरी, तो चलते चलते आप वीडियो में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फिर अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम में डिक्टो सेम लिख दीजिएगा, मैं वादा करता हूँ आपको साहब सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊँ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें आपको, ठीक है।